नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए ट्रांसफार्मर पढ़ने वाले हैं और ट्रांसफार्मर से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं सभी को पहले मैं एक बार आपको ब्रीफली रिवाइज करा दे रहा हूं, उसके बाद एमसीक्यू करते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये पावर और फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखता है और वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। अगर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट को घटाता है और वोल्टेज को घटाएगा तो करंट को बढ़ा देता है। और इसके बाद इसके जो कोर होती है, देखिए हाई सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। इसमें 2 से 5% तक स्टील को मिलाते हैं। और ईडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेमिनेशन करते हैं। और लेमिनेशन की थिकनेस जो होती है 0.35 से 0.5 mm तक होता है। पावर जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कोर जो होता है देखिए CRGO का बना होता है। और इसके बाद इंड्यूज EMF जो होता है, देखिए इंड्यूज EMF में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा फ्लक्स जो है होता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स होता है, ये RMS वैल्यू मिलती है। ठीक है। इसके बाद नो लोड करंट जो होता है, देखिए नो लोड करंट जो होता है 2 से 5% तक होता है फुल लोड करंट का। और नो लोड एंगल जो होता है 75 से लेकर 80 डिग्री तक होता है प्रैक्टिकली, और आइडियल केस में 90 डिग्री होता है। पावर फैक्टर जो होता है 0.2 से लेकर 0.25 तक होता है। तो बाद देखिए वोल्टेज रेगुलेशन आता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन को थोड़ा सा जान लीजिए कि नो लोड से फुल लोड तक जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है, गिरावट होती है, उसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फार्मूला होता है नो लोड माइनस फुल लोड अपन फुल लोड इंटू 100 होता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। और लीडिंग पावर फैक्टर देखिए जो कैपेसिटिव लोड होता है लीडिंग पावर फैक्टर पे होता है, मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम या नेगेटिव लीडिंग पावर फैक्टर पे, पॉजिटिव या ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर मिलता है। इसके बाद टेस्टिंग जैसे आती है, तो टेस्टिंग में ओपन सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, संपूर्ण टेस्ट होता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है देखिए हम लोग इससे रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी पे करते हैं। कोर लॉस को हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉस को निकालते हैं। और HV साइड को ओपन करते हैं, LV साइड को शार्ट करते हैं, HV साइड को ओपन करते हैं और LV साइड में इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। लो पावर फैक्टर वाटमीटर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग फुल लोड टेस्ट होता है। इसे हम लोग कॉपर लॉस और सीरीज ब्रांच के पैरामीटर को निकालते हैं। हाई पावर फैक्टर की वाटमीटर की ज़रूरत पड़ती है पावर को मेजर करने के लिए। LV साइड को शार्ट करते हैं और HV साइड में जो है हम लोग 10 से 15% रेटेड वोल्टेज का जो फुल लोड वोल्टेज होता है उसका अप्लाई करते हैं, केवल 10 से 15% तक। इससे क्या होता है, कॉपर लॉस जो है रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद संपन्ना टेस्ट आता है। तो संपन्ना टेस्ट देखिए क्या होता है, ये संपन्ना टेस्ट को हम लोग बैक टू बैक टेस्ट बोलते हैं। इसमें 2 आइडेंटिकल समान ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेचर राइज को हम लोग मेन रूप से मेजर करते हैं। बाकी निकालने के लिए आप सीरीज ब्रांच, शंट ब्रांच, कॉपर लॉस, कोर लॉस सभी को निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है देखिए एफिशिएंसी आता है। तो एफिशिएंसी आउटपुट में अपान इनपुट होता है, आउटपुट अपान इनपुट से आप निकाल सकते हैं, या आउटपुट अपान आउटपुट प्लस लॉसेस इंटू 100 होता है। इसके बाद ओपन डेल्टा कनेक्शन या VV कनेक्शन होता है। तो ओपन डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, 2/3 पार्ट जो होता है 3 फेज का होता है। इसमें आउटपुट जो मिलता है 1/3 पार्ट मिलता है, 57.7% मिलता है। इसके बाद यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है 86.6% मिलता है आपका। स्कॉट कनेक्शन जो होता है देखिए 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है देखिए सिंगल फेज में, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें केवल एक वाइंडिंग होती है। इसके बाद देखिए हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस होती है। तो ये हम लोग पहले थोड़ा सा जान लिए हैं। इसके बाद पैरेलल जो कनेक्शन होता है, पैरेलल ऑपरेशन होता है, इसके लिए एसेंशियल कंडीशन जो होती है देखिए सेम टर्मिनल वोल्टेज होता है। टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी सेम होना चाहिए, पोलरिटी सेम होना चाहिए। ठीक है। डिजायरेबल में जैसे सेम KVA रेटिंग होता है, X/R रेशियो होता है, वोल्टेज रेशियो होता है, और पर यूनिट इम्पीडेंस ये सभी सेम होने चाहिए। तो ये सब डिजायरेबल कंडीशन होते हैं। और इसके बाद जो है लास्ट में बचता है देखिए जैसे कि मिसलिनियस पॉइंट होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर आयल जो होता है लो विस्कोसिटी होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका 10 से 12 लगभग तक होता है किलोवोल्ट पर mm होता है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है 80 से 90 किलोवोल्ट होता है। फ्लैश पॉइंट जो होता है देखिए इसका फ्लैश पॉइंट जो होता है, मतलब इस पर ये मतलब इंसुलेटर जो होता है कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्लज फॉर्मेशन होता है, तो ये ट्रांसफार्मर आयल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से होता है। ठीक है। उसके बाद मॉइस्चर आता है। तो मॉइस्चर देखिए सिल्का जेल जो होता है, सिल्का जेल का कलर अगर हेल्दी कंडीशन गुड कंडीशन में है तो उसका कलर जो होता है ब्लू होता है। और मॉइस्चर कंडीशन जब रहता है तो उसमें नमी को मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसमें पिंक हो जाता है। और मॉडर्न सिल्का जेल का जो कलर होता है देखिए कैसा होता है, वो आपका वाइट कलर होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। बाकी हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, जैसा जैसे पॉइंट आएगा हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें है,
हिस्टैरिसीस लॉस इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करती है? तो हिस्टैरिसीस लॉस किस पर डिपेंड नहीं करती है? तो देखिए जो कौन सा पहला ऑप्शन है, परिवेश के तापमान पर, पदार्थ के आयतन पर, आवृत्ति पर, या तो फिर अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर। तो आप लोग हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला जानते हैं कि बी मैक्स पावर 1.6 एफ वी होता है। तो वी क्या है, वैल्यूम ऑफ आयतन होता है, और इसके बाद एफ फ्रिक्वेंसी होती है, बी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है। तो किस पर डिपेंड नहीं करती है? जो परिवेश का तापमान होता है इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कौन सा कार्य करता है? तो कौन सा होता है, देखिए एलईडी हुई, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन दहन इंजन है, और इसके बाद सीएफएल लैंप है। तो कौन सा होता है इसमें? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, मतलब इलेक्ट्रो म्यूचुअल इंडक्शन पे। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और पावर और फ्रिक्वेंसी को हमेशा कांस्टेंट रख के वर्क करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए डैश 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 करके है, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ का एक उदाहरण है। ट्रांसफार्मर होता है, जनरेटर होता है, अल्टरनेटर होता है, या मोटर होता है। तो देखिए कौन सा होता है इसमें? ट्रांसफार्मर जो होता है स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है, मतलब स्टैटिकली मतलब होता है स्थिर होकर जो है ईएमएफ को इंड्यूस करता है। तो इसका डिफिनीशन ये है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है, मतलब स्थिर डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है, पावर और फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रख के। वोल्टेज को मतलब कि घटाता है या बढ़ाता है। अगर वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को घटाएगा उसी के रिस्पेक्ट में, और अगर वोल्टेज को घटाता है तो करंट को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड का ए करेक्ट है। विच वन ऑफ द बाइंडिंग डज नॉट बिलोंग टू कंसेंट्रिक बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर? मतलब कंसेंट्रिक बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कौन सा संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित कंसेंट्रिक बाइंडिंग के अंतर्गत नहीं आता है ये बताना है आप लोग को। तो क्रॉस ओवर होता है, सैंडविच होता है, हेलिकल होता है, या तो फिर डिस्क होता है। तो देखिए क्या है कि जो कंसेंट्रिक बाइंडिंग होता है ये कोर टाइप के हम लोग कोर टाइप के ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और उसके अंतर्गत कौन कौन से होता है? जैसे क्रॉस ओवर बाइंडिंग होता है, हेलिकल बाइंडिंग होता है, डिस्क बाइंडिंग होता है। तो सैंडविच बाइंडिंग जो होता है देखिए यहाँ पर नहीं होता है, ये कंसेंट्रिक बाइंडिंग के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो सेल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम लोग सैंडविच बाइंडिंग का यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर आर कॉल्ड फेरो रेजोनेंट रेगुलेटर? फेरो रेजुलेंट ट्रांसफार्मर रेगुलेटर किस ट्रांसफार्मर को कहा जाता है ये आप लोग को बताना है। तो किसको कहा जाता है? कांस्टेंट वोल्टेज को। पहला ऑप्शन है देखिए कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर को, वेरिएबल वोल्टेज ट्रांसफार्मर को, ऑटो ट्रांसफार्मर को, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को। तो हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है कि कांस्टेंट वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर रेगुलेटर बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में वह देखिए क्या है, विभिन्न शीतलन विधियों को लागू करने के लिए एक ट्रांसफार्मर चुना गया है जिसका आकार जो साइज है 25 kVA है। तो इसे कौन से ट्रांसफार्मर के रूप में जाना जाता है ये आप लोग को बताना है। तो कौन सा होता है? देखिए स्पायरल टाइप होता है, कोर टाइप का होता है, या ऑयल टाइप होता है, या फिर ड्राई टाइप होता है। तो जो 25 kVA तक के ट्रांसफार्मर होते हैं उसको हम लोग कौन सा यूज करते हैं? तो उसमें हम लोग करते हैं देखिए ड्राई टाइप जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ड्राई टाइप के ट्रांसफार्मर में हम लोग। तो देखिए कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्पायरल कोर ट्रांसफार्मर होता है, ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर होता है, या तो फिर स्पायरल सेल्फ कूल्ड ट्रांसफार्मर होता है, या तो फिर ड्राई ट्रांसफार्मर होता है। तो देखिए 25 kVA जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम लोग कौन सा कूलिंग यूज करते हैं? तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। देखिए जो ऑयल नेचुरल होता है, मतलब नेचुरल कूलिंग जो होती है लगभग 1.5 जो ड्राई, जिसको हम लोग ड्राई ट्रांसफार्मर बोलते हैं, वो 1.5 MVA तक के ट्रांसफार्मर में हम लोग ड्राई कूलिंग का यूज करते हैं, ड्राई ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और उसमें एयर नेचुरल का यूज करते हैं। इसके बाद जो है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल जो होता है 30 MVA तक के ट्रांसफार्मर में करते हैं। ऑयल नेचुरल एयर फोर्स जो होता है 60 MVA तक के ट्रांसफार्मर में करते हैं। और इसके बाद जैसे आपका हो गया ऑयल फोर्स एयर फोर्स जो होता है वो 60 MVA से एबव जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें यूज करते हैं। और ऑयल फोर्स वाटर फोर्स जो होता है वो जैसे आपका हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर होता है, जैसे जनरेटर ट्रांसफार्मर होते हैं जनरेटिंग स्टेशन पे, वहाँ हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए इसमें इन ट्रांसफार्मर इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज देन व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज दिस? मतलब कि एक ट्रांसफार्मर है जिसमें जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो ज़्यादा है प्राइमरी वोल्टेज से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग स्टेप अप बोलते हैं। देखिए अगर प्राइमरी में
अगर प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा है, सेकेंडरी का वोल्टेज कम है, तो उसे हम लोग वोल्टेज डाउन हो रहा है तो स्टेप डाउन हो जाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो उसे हम लोग स्टेप अप बोलते हैं। तो कौन सा यहाँ पर देखिए, सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्टेप अप। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए दोष होने पर एक अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है। तो एक कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जो कोई भी फॉल्ट होने पर, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने पर वो अलार्म देता है और ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। तो कौन सा होता है, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुकल रिले जो होता है, बुकल रिले का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। 250 kVA जो है ऊपर होते हैं ट्रांसफार्मर, उसमें या 500 kVA समझिए, 500 kVA से ऊपर जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम लोग बुकल रिले का यूज करते हैं। और हमेशा ये ऑयल इमर्ज में ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है और ये मतलब इंटरनल फॉल्ट के, सभी टाइप के इंटरनल फॉल्ट को प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं। गैस एक्चुएटेड रिले होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है कि बुकल रिले जो होता है फॉल्ट होने पर अलार्म देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज इन ए ट्रांसफार्मर। मतलब कि इनपुट करंट जो होता है, मतलब करंट दिया है इनपुट साइड का, आउटपुट साइड का, और वोल्टेज दिया है इनपुट आउटपुट का, तो दोनों रिलेशन क्या होता है ये बताना है आपको। तो आप लोग जानते हैं जो पावर होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो प्राइमरी साइड का पावर हो जाएगा बराबर सेकेंडरी साइड का पावर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर देखिए ए करेक्ट है, यहाँ पर VA इक्वल टू VB हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मेन उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मेन पर्पज़ क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग टू इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज एज कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज, डिक्रीज आउटपुट वोल्टेज टू हाफ गलती हो जाएगा, देखिए हाफ से कोई मतलब नहीं होता है। मेंटेन द आउटपुट वोल्टेज को नहीं, पावर को मेंटेन रखता है। इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज एज कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज, तो बिल्कुल देखिए सही होता है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाता है एज कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज। कौन सा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर द प्रॉपर्टी दैट द स्टील कोर ऑफ ट्रांसफार्मर मस्ट प्रोसेस। मतलब एक ट्रांसफार्मर के स्टील कोर के पास क्या गुण होने चाहिए ये बताना है आप लोग को। तो देखिए जो स्टील कोर होता है, स्टील कोर का मेन एडवांटेज यही होता है कि इसकी हाई परमेबिलिटी होता है, परमेबिलिटी हाई होता है, हिस्टेसिस लॉस जो होती है वो कम होती है, इसलिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। उसमें 2 से 5% सिलिकॉन मिला देते हैं, 2% तक, तो उसकी जो हिस्टेसिस लॉस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि जो हम लोग सिलिकॉन कोर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, तो इसका मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हाई परमेबिलिटी होती है और लो हिस्टेसिस लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मशीन हैज हाईएस्ट एफिशिएंसी। ऐसा कौन सा मशीन होता है जिसकी एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट होती है, तो सिंक्रोनस मोटर होता है, डीसी मोटर होता है, इंडक्शन मोटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर जो है देखिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, और एक वेल डिजाइन अगर ट्रांसफार्मर है तो इसकी एफिशिएंसी लगभग 98% तक होती है। नियर फुल लोड अगर चल रही है तो उसका एफिशिएंसी जो होती है लगभग 98% तक होती है। इसके बाद से आपका डीसी मोटर होता है, फिर सिंक्रोनस मोटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए व्हाट पैरामीटर डज नॉट चेंज फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में इनपुट से आउटपुट में जो पावर, मतलब कौन सा पावर को हम लोग जब ट्रांसफ़र करते हैं तो कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं होती है ये बताना है आप लोग को। देखिए करंट जो है, करंट चेंज होता है, वोल्टेज भी चेंज होता है, ऑल एबव तो होगा नहीं। तो फ्रिक्वेंसी जो होता है, देखिए फ्रिक्वेंसी और पावर जो होती है वो चेंज नहीं होती है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में इसका पार्ट नहीं होता है, तो कौन सा पार्ट नहीं है, देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो कौन सा पार्ट नहीं होता है भैया, देखिए यहाँ पर तो टैंक होता है, बिल्कुल होता है, कंजर्वेटर होता है, रेडिएटर होता है ठंडा करने के लिए। तो एक्साइटर जो होता है, एक्साइटर जो है हम लोग यूज नहीं करते हैं। एक्साइटर जो होता है सिंक्रोनस मोटर में यूज किया जाता है। तो कंजर्वेटर क्या होता है, इसमें ऑयल भरा होता है, ऑयल को मेंटेन करने के लिए बना रहता है। इसके बाद जैसे आपका टैंक हो गया, इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल हम लोग भरते हैं, ठीक है। इसके बाद रेडिएटर होता है, तो रेडिएटर के माध्यम से हम लोग कूलिंग करते हैं। ट्रांसफार्मर देखिए कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन। जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की क्षमता जो है किस में व्यक्त की जाती है, तो ये बताना है आप लोग को। देखिए तो किलोवाट में होता है, मेगावाट में होता है, एमवीए में होता है, या फिर केवीआर में होता है। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो एमवीए में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सी करेक्ट है कि एमवीए में या तो फिर केवीए में किया जाता है। किलोवाट में जो जनरेटर होते हैं उसका करते हैं, मेगावाट में पावर को करते हैं, और केवीआर में रिएक्टिव पावर को करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए इन ए ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस एट हाफ लोड एज कम्पेयर टू कॉपर लॉस एट फुल लोड विल बी। मतलब कि फुल लोड के कंपेयर में हाफ लोड पे अगर ट्रांसफार्मर चल रही है तो उसके हाफ लोड पर कॉपर लॉस कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि कॉपर लॉस एट फुल लोड पे रहेगा तो उसमें मतलब कि 1/2 रख देंगे, हाफ लोड पे रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस आप 1 मान लीजिए और हाफ लोड पे 1/2 हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। तो 1/2 ऐसे रखेंगे, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू पी फुल लोड पे कर दीजिए कॉपर लॉस, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा तो 1/4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर विल बी लार्जेस्ट इन साइज। आप लोग जान लीजिए जिसकी इफिशियंसी सबसे कम रहेगी उसकी साइज जो है सबसे ज़्यादा रहेगी, ठीक है, बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखिए तो 1 kVA 25 हर्ट्ज के जो ट्रांसफार्मर है इसकी साइज जो है सबसे ज़्यादा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए इफ़ द सेकेंडरी कॉयल हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स देन प्राइमरी कॉयल द ट्रांसफार्मर इज। यदि सेकेंडरी बाइंडिंग जो होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग में प्राइमरी बाइंडिंग से अधिक टर्न है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो आप लोग सिंपल से देखिए, अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रहेगा तो सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, तो स्टेप अप होता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में फॉर यूनिट ट्रांसफार्मर हाईएस्ट वोल्टेज मस्ट बी। जो एक यूनिट अगर ट्रांसफार्मर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे हाईएस्ट वोल्टेज किसके लिए रहेगी। तो देखिए 24 kVA जो ट्रांसफार्मर होती है, मतलब केवल एक ट्रांसफार्मर बनाना है तो उसके लिए जो है 24 kVA की ट्रांसफार्मर होती है, उसकी वोल्टेज सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। तो देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है प्रिवेंट द मॉइस्चर इनटू द टैंक। टैंक में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए सिल्का जेल रहता है। इसके बाद एयर इनटू द टैंक, नहीं तो ये भी गलत है, देखिए बी गलत है, ए भी गलत है। टू टेक केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल इन ट्रांसफार्मर। मतलब टैंक में तेल के फैलाव तथा संकुचन को कंट्रोल करना, तो कंजर्वेटर का मेन यही काम होता है। जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, जैसे लोड घटता बढ़ता है तो उसमें मतलब ऑयल जो होता है, ऑयल में क्या होता है, फैलाव होता है, जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो उससे ऑयल जो है फैलता है, ठीक है। तो उसके लेवल को कंट्रोल करना जो है कंजर्वेटर का काम होता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर। कौन सा पैरेलल ऑपरेशन के लिए आवश्यक शर्त नहीं है, ये बताना है आपको। परसेंटेज इंपीडेंस मस्ट बी सेम, तो परसेंटेज इंपीडेंस सेम होता ही है, देखिए ये सही है। इसके बाद पोलरिटी ऑफ बोथ सेकेंडरीज मस्ट बी सेम, तो बिल्कुल सेम होना चाहिए। देखिए वोल्टेज रेटिंग मस्ट बी सेम, वोल्टेज रेटिंग भी सेम होना चाहिए। केवीए रेटिंग जो है, केवीए रेटिंग जरूरी नहीं होता है, तो केवीए रेटिंग से हम लोग मतलब कि कोई वो नहीं है। केवीए रेटिंग अगर मतलब कि जैसे 25 kVA का ट्रांसफार्मर है, 20 kVA का ट्रांसफार्मर है, दोनों को हम पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है, देखिए ये गलत है कि केवीए रेटिंग जो है पैरेलल ऑपरेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है कि पैरेलल ऑपरेशन के लिए क्या क्या कंडीशन शर्तें होनी चाहिए। तो पोलरिटी सेम होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी सेम होना चाहिए, वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए, परसेंटेज इंपीडेंस सेम होना चाहिए और दोनों ट्रांसफार्मर का फेज जो ग्रुप होता है वो सेम होना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टार स्टार जो कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, उसकी फेज शिफ्टिंग कितनी होती है। तो देखिए स्टार स्टार हो या स्टार डेल्टा डेल्टा हो, दोनों की फेज शिफ्टिंग 0 होती है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर। देखिए जैसे फेज ग्रुप है, अगर स्टार स्टार है, ठीक है, प्राइमरी भी स्टार है मतलब सेकेंडरी भी स्टार है, तो फेज शिफ्ट कितना रहेगा, 0 रहेगा। अगर डेल्टा डेल्टा है मतलब प्राइमरी डेल्टा है, सेकेंडरी भी डेल्टा है, तो वो भी फेज जो सीक्वेंस होता है शिफ्ट होता है वो 0 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए विच केमिकल इज यूज्ड इन ब्रीदर फॉर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर के मतलब केमिकल यूज करते हैं वो क्या होता है, ये आप लोग को बताना है। तो सिलिका जेल होता है। देखिए तो कौन सा, सिलिका सैंड नहीं होता है, एस्बेस्टस फाइबर नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, तो सिलिका जेल होता है। देखिए तो क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्मल कंडीशन में मतलब कि जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं किया रहता है तो उसमें सिलिका जेल का कलर कैसा होता है, तो उस समय जो है कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। और जब उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसमें कलर कैसा हो जाता है, तो उसमें जो है पिंक कलर हो जाता है। और मॉडर्न सिलिका जेल जो होता है, मॉडर्न सिलिका जेल का कलर कैसा होता है,
तो मॉडर्न सिलिका जेल का कलर वाइट कलर होता है। और क्वेश्चन पूछता है कि सिलिका जेल जो होता है जैसे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको कितने डिग्री पर हम लोग हीट करके फिर से रीयूज उसको सही कर लेते हैं। तो लगभग 150 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसको हम लोग गर्म करके फिर से हीट करके रीयूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए एक ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी बाइंडिंग का प्रतिरोध RS है तथा उसका टर्न रेशियो K है। सेकेंडरी बाइंडिंग का प्राइमरी और तुल्यकाली प्रतिरोध क्या होगा। मतलब सेकेंडरी बाइंडिंग को प्राइमरी साइड में रिफर कर रहे हैं तब उसमें उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको ये बताना है। देखिए तो जब सेकेंडरी को हम लोग प्राइमरी में ट्रांसफर करते हैं तो उसमें K² से डिवाइड कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर देखिए कौन है, तो K² से नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट है। देखिए अगर अब सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में रिफर करेंगे तो उस समय जो होता है देखिए हम लोग जो रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस होता है, इंपीडेंस होता है, तीनों में K² से डिवाइड कर देंगे। और जो करंट होता है करंट में K से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। और वोल्टेज जो होता है वोल्टेज में K से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही देखिए अगर सेकेंडरी को सेकेंडरी साइड में रिफर करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस में K² से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके बाद जो है करंट में K से डिवाइड कर देते हैं और वोल्टेज जो होता है K से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में विच टेस्ट इन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेगुलेशन एफिशिएंसी हीट अंडर द लोड कंडीशन। मतलब कि ट्रांसफार्मर में कौन सा टेस्ट होता है जो उसके रेगुलेशन को, इफिशिएंसी को तथा टेम्परेचर की जानकारी को देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक टू बैक टेस्ट बोलते हैं, या तो फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपना टेस्ट बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है कि बैक टू बैक टेस्ट होता है, इसे हम लोग संपना टेस्ट बोलते हैं। इसी को हम लोग कभी कभी हीट एंड रन टेस्ट भी बोलते हैं। इससे हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, रेगुलेशन, इफिशिएंसी, कोर लॉस, कॉपर लॉस, टेम्परेचर राइज। तो मेनली हम लोग टेम्परेचर राइज के लिए प्रीफर करते हैं इसको, क्योंकि इसमें 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, कास्टली पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर। जो मटेरियल होता है ट्रांसफार्मर कोर को हम लोग बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या है हाई सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। और इसका एडवांटेज ये होता है हमें यूज करने से, देखिए क्या होता है कि इसकी जो परमेबिलिटी होती है वो हाई होती है और हिस्टेसिस लॉस जो होता है वो कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये तो छोटा क्वेश्चन है, देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर है जो ओनली बाइंडिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें केवल एक बाइंडिंग होती है, तो इससे एडवांटेज है, इससे कॉपर सेविंग हो जाता है, हमारा एफिशिएंसी अच्छी होती है, लॉसेस कम होता है। ये सब एडवांटेज है इसके। तो इसमें जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर आयल। ट्रांसफार्मर आयल का कौन सा फंक्शन नहीं होता है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए कूलिंग तो बिल्कुल प्राइमरी बाइंडिंग को कूलिंग करता है, सेकेंडरी बाइंडिंग को भी कूलिंग करता है, इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। लेकिन कहीं भी आप सुने कि ट्रांसफार्मर जो है कपलिंग प्रोवाइड करता है, तो कपलिंग नहीं प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का फंक्शन जो होता नहीं होता है, तो ट्रांसफार्मर आयल का फंक्शन कपलिंग प्रोवाइड करना नहीं होता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 है आयरन लॉस इन ट्रांसफार्मर अकर। आयरन लॉस कहाँ पर अकर होता है ये आप लोग बताना है। तो आयरन लॉस जो होता है देखिए कोर में, हम लोग कोर में आयरन लॉस घटित होता है। तो आयरन लॉस निकालने के लिए हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। एचबी साइड को ओपन करते हैं, एलबी साइड में इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, लो पावर फैक्टर वाटमीटर की जरूरत पड़ती है हमको, और रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करते हैं हम लोग। तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक देखें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त में ग्रुप में शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।